हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज है संडे यानी रविवार, और आपको तो पता ही है कि रविवार का एपिसोड कुछ खास होता है। तो आओ आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद समझेंगे कहानी लेखन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल प्रोग्राम ढेर सारी मस्ती के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि राजकुमार शुक्ल जी चंपारण की समस्या को हल करना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग लोगों से इस बारे में बातचीत की और अंत में महात्मा गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी हुए। गांधी जी के कहे अनुसार शुक्ल जी तय तिथि को कलकत्ता जा पहुँचे। कलकत्ता से गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पहली बार पटना आए। दोनों राजेंद्र प्रसाद के डेरे पर 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। वहां नौकरों ने कहा कि वकील साहब बाहर गए हैं। नौकरों ने उन दोनों को किसान मुवक्किल समझा, अच्छा बर्ताव भी नहीं किया। शौच और स्नान के लिए बाहर आम शौचालय को ही इस्तेमाल करने के लिए कहा। गांधी जी ने अपने लंदन के सहपाठी पटना के बैरिस्टर मजरूल हक को संदेश भेजा। मजरूल हक मोटर गाड़ी से वहां पर आए। गांधी जी उनके घर गए और उसी दिन वहां से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ता हक साहब ने उन्हें बता दिया था। गांधी जी ने पटना से कृपलानी जी को तार भिजवाया कि मैं मुजफ्फरपुर में आपके यहाँ पर ठहरूंगा और अगर आप स्टेशन आ जाए तो ये मेरे लिए नई जगह में सुविधाजनक होगा। कृपलानी जी को तीसरे पहर में तार मिला था और उसी रात गांधी जी आने वाले थे। कृपलानी जी अपने ऊपर गांधी जी का भरोसा देख करके बहुत खुश हुए और हैरान भी। उन्होंने छात्रों से कहा कि रात में स्टेशन से गांधी जी को लाना है और ये जिम्मेदारी तुम सब लोगों की है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब छात्र स्टेशन पहुंचे तो क्या छात्रों ने गांधी जी को आसानी से ढूंढ लिया या फिर उन्हें कोई दिक्कत आई थी। यह आप सब अगली बार जरूर देखना। शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे विश्वास है कि पिछली कक्षा में जो मैंने कविता लेखन के बारे में बतलाया था उस पर आपने अमल ज़रूर किया होगा, और यह भी विश्वास है कि आपने कुछ कविताएं भी अवश्य लिखी होंगी। और हो सकता है इस बीच आपने व्हाट्सएप वगैरह पर डाल भी दिया होगा जिसे मैंने देखा नहीं है। खैर, वहाँ ध्यान दिया जाएगा। आपकी कविताओं पर प्रतिक्रिया वगैरह शोध वगैरह सब करके हम लोग ठीक ठाक करके आपके पास जल्द से जल्द भेजने की चेष्टा करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को कहानी लेखन के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। कहानी यूँ तो जीवन में पल पल घटती रहती है। हर एक घटना कहानी हो सकती है, लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि उसको हम कहानी के शिल्प में, कहानी के ढांचे में ढाल सकें। आपके अंदर अगर कहानी लिखने की छटपटाहट होगी तो मैं उसके लिए 4 छोटे छोटे स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप मैं यह बतला रहा हूं कि आपने पाठ्यपुस्तक में
या फिर यूँ भी किसी कहानी की पुस्तक से आपने कहानी अवश्य पढ़ी होगी। और कहानियों की ताकत तो बच्चों यह होती है कि एक बार आदमी पढ़कर सुनकर तुरंत जो है दूसरों को सुना सकता है। यह कहानी की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आपने अपने जीवन में या पाठ्य पुस्तकों में जो कहानियाँ पढ़ी हैं, प्रथम बार आप उससे ही शुरुआत कर सकते हैं। किसी दिलचस्प कहानी के आधार पर आप उस कहानी की जो मूल घटना है, मूल जो संदर्भ हैं, पात्र वगैरह हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, यह सब ध्यान में रखकर आप कहानी को लिख सकते हैं। वर्ग 6 में आप ही की पाठ्य पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ग 6 में आपने एक कहानी पढ़ी होगी, सुदर्शन की हार की जीत। मैं इसको है ना, आपको तो याद है ही, मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। हार की जीत छोटे रूप में। उसमें बाबा भारती हैं जो साधु हैं, उनके पास एक घोड़ा है सुल्तान। उस घोड़े पर वे बहुत नाच करते हैं। ऐसा बाका ऐसा बलवान घोड़ा उस इलाके में ना था। वो देखकर बिल्कुल खुश हो जाते हैं, जैसे किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर, पिता अपने पुत्र को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार की खुशी उन्हें अपने सुल्तान नामक घोड़े को देखकर होती थी। उन्होंने उस पर अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। उसके अतिरिक्त बाबा भारती के जीवन में कुछ था ही नहीं, बस भगवत भजन किया और सारा समय वो अपने सुल्तान की देख रेख में लगाते थे। इसकी कीर्ति जो है फैलते फैलते उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह तक पहुंचती है और उसके मन में है ना उस घोड़े को देखने की इच्छा पैदा होती है और वह एक दिन बाबा भारती के आश्रम में पहुंच जाता है और वह कहता है कि मैंने इसकी काफ़ी प्रशंसा सुनी है और मैं उसको देखना चाहता हूं। बच्चों, हर व्यक्ति को अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनने का मन होता है, तो उनका भी हृदय जो है बाबा भारती का अपने घोड़े की प्रशंसा एक डाकू खड़क सिंह के द्वारा सुनने के बाद उन्हें मन ललच जाता है और वे अपने घोड़े को अस्तबल से खोलकर बाहर ले जाते हैं और देखकर काफ़ी जो है वो गदगद हो जाता है। कौन? खड़क सिंह। और उसके मन में ईर्ष्या होती है। हाँ, वो घोड़े पर चढ़कर भी देखता है, कहता है कि बाबा जी अगर इसकी चाल ना देखी तो क्या। उसके बाद जब घोड़ा हवा से बातें करने लगता है तो उसके कलेजे पर सांप लौट जाता है, यानी ईर्ष्या हो जाती है कि अरे ऐसा घोड़ा तो मेरे पास रहना चाहिए। और वो कहता है बाबा जी मैं इस घोड़े को रहने ना दूंगा। और उसके बाद वो बाबा भारती काफ़ी डर जाते हैं, सोचते हैं कि भाई यह डाकू है, इसके पास आदमी है, सब कुछ है, यह चाहे तो कुछ भी कर ले सकता है, मेरी प्रिय चीज़ मुझसे चली जाएगी। लेकिन वे साधु हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत दिनों के बाद तक डाकू खड़क सिंह न पहुंचा तो इस ओर से लगभग निश्चिंत हो गए। एक दिन की बात, वे अपने घोड़े को पैदल ही घुमा रहे थे। इतने में रास्ते में एक अपाहिज मिलता है और कहता है कि बाबा इस कंगले की भी सुनते जा। पूछते हैं क्या बात है, कहाँ जाना है। तो बतलाता है डाकू खड़क सिंह कि रामावाला गांव में मेरा सौतेला भाई है जो वैद्य है, मैं उसी के पास जाना चाहता हूं, आप कृपया घोड़े पर बैठा लें, बड़ी मेहरबानी होगी। साधु जो सज्जन होते हैं उनके पास सर्वाधिक दया होती है और वे घोड़े पर उस अपाहिज को बैठा लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि वह उनके हाथ से लगाम जो है वो छूट जाती है और वह अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठ जाता है। और वो समझ जाते हैं कि यह अपाहिज जो है एक छद्म रूप में हमारे सामने आया है और वह कह देता है कि मैं डाकू खड़क सिंह हूँ, मैं इस घोड़े को अब आपके पास आने न दूंगा।
कुछ देर तक चुप रहते हैं, फिर उसके बाद जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, खड़क सिंह सुनते जा। रोक देता है, बोलिए बाबा जी मैं आपका दास हूँ, लेकिन यह घोड़ा आपको न दूंगा। कहा कि घोड़े की बात छोड़ दो, मैं तुमसे इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात की विनती है कि तुम इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुंह खुला का खुला रह जाता है, अवाक रह जाता है, सोचता है कि इससे क्या प्रयोजन हो सकता है भाई। उसके बाद बाबा भारती निराश मन से, उदास मन से अपने आश्रम में चले आते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो उठते हैं भोर पहर और वो जाते हैं गंगा स्नान को। न जाने क्यों स्वप्न की तरह उनके पांव स्तबल की तरफ बढ़ पड़ते हैं, लेकिन बाद में उनको अपनी भूल का एहसास होता है कि अरे घोड़ा तो है नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ती है और वो अचंभित रह जाते हैं, कहे रे ये तो सुल्तान की हिनहिनाहट है। उसने अपने मालिक की पदचाप को सुन लिया था और उसके बाद जाते हैं, देखते हैं कि घोड़ा तो बंधा हुआ है। खड़क सिंह ने घोड़े को बांध दिया था, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और प्यार से गले लगते हैं, चूमने लगते हैं और बोलते हैं संतोषपूर्वक कि अब गरीबों की ओर से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चों, आप इस कहानी को अपनी भाषा में कैसे कैसे घटनाएं हुई, कौन कौन मूल पात्र हैं, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखकर अपनी भाषा में अपने शब्दों में इस कहानी को लिख सकते हैं। यह आपकी प्रारंभ की बात है। शेष में बाद में बतलाऊंगा कि आपका कहानी लेखन और कैसे मजबूत हो सकता है। तो बच्चों, आपने सुदर्शन लिखित हार की जीत कहानी सुनी। अब आप इस कहानी को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, पात्रों वगैरह को ध्यान में रखकर कहानी लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके प्रारंभ की बात है। दूसरे एपिसोड में मैं आपको और बताऊंगा, जिसमें मूल बात होगी अधूरी कहानी को पूरा करें। कैसे कोई कहानी होगी, उसका एक छोटा सा भाग होगा जिसे आप अपनी कल्पना और संवेदना के आधार पर पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम सब अब दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम सब कहानी लेखन के दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। मैंने इसके पहले आपको बतलाया था कि आप 4 बिंदुओं पर 4 स्टेपों में अपने कहानी लेखन को कर सकते हैं, जो आपके बीच है यहाँ। दिलचस्प कहानी के आधार पर पहला, अधूरी कहानी को पूर्ण करें। दूसरा, तीसरा संकेतों या रूपरेखा के आधार पर, और चौथा है चित्रों के आधार पर। तो पहले मैंने बतलाया आपको, है ना, दिलचस्प कहानी के आधार पर जो हार की जीत कहानी सुनाई और उस पर कहा कि आप अपने शब्दों में उसके पात्रों वगैरह को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखें। तो चलिए मैं अब आगे जो है आप लोगों को अधूरी कहानी को पूर्ण करें, कैसे हम किसी कहानी को एक मुकम्मल और पूरा रूप दे सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी, हालांकि आपकी परीक्षाओं में भी एक प्रश्न ऐसा अवश्य ही आता होगा, छठा से मैं प्रायः देखता हूँ कि ऐसा प्रश्न रहता है, अधूरी कहानी को पूर्ण करें। तो उसमें कोई एक आधी अधूरी कहानी रहती है और उसको फिर समझकर अपनी कल्पना के द्वारा उसी का एक पूर्ण रूप तैयार करना पड़ता है। तो मैं एक आपको छोटी सी कहानी का एक भाग दे रहा हूँ, वह अधूरी कहानी होगी और उसको बाद में आप अपनी कल्पना से उसी के अनुसार पूर्ण करेंगे। और मैंने बतलाया ही कि व्हाट्सएप वगैरह पर आप जो है अपनी प्रतिक्रिया या अपनी रचना भेज सकते हैं। तो एक कहानी है, एक मास्टर साहब थे, मास्टर का काम है पढ़ाना। वे आज मानव और मानव का धर्म विषय पर छात्रों को पढ़ा समझा रहे थे। चूँकि शिक्षक सभी बेहतर होते हैं, सभी जो है धर्म
पढ़ायन होते हैं, लेकिन हिंदी वाले थोड़ा सा रसदार होते हैं, तो उनके अंदर एक दूसरे प्रकार की संवेदना आ जाती है। तो ये मानव और मानव का धर्म क्या है, इस विषय पर छात्रों को बतला रहे थे। पूरी गंभीरता से, पूरी दिलचस्पी से उस शिक्षक की बातों को सभी छात्र सुन रहे थे। अंत में मास्टर साहब कहते हैं, शिक्षक महोदय कहते हैं, शाबाश बच्चों, आप सबने बहुत ही ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना। अब मुझे विश्वास है कि आप इस पर एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो आपका शीर्षक आज का रहा, वे शिक्षक देते हैं कि आज आपका गृह कार्य रहा, जिसे आप लोग होमवर्क कहते हैं, वह है मानव और मानव का धर्म। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन सभी छात्र है ना उस विषय पर एक अच्छा निबंध लिख कर लाते हैं। एकदम गदगद होकर शिक्षक महोदय उन निबंधों की जांच कर रहे हैं। गदगदता उनके अंदर इसलिए हो रही है कि उन्होंने जो भी बतलाया, छात्रों ने उसका अक्षरशः ध्यान में रखा उसको, और फिर एक अच्छा निबंध सबने लिखा है। अंतिम कॉपी उन्होंने जांच ली और उसके बाद उनसे रहा नहीं गया और बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक वे कहते हैं, गदगद होकर कहते हैं, शाबाश बच्चों, मैंने जो भी बतलाया समझाया, आपने से हर एक ने बहुत ही बढ़िया निबंध लिखा। आज मैं बेहद खुश हूं, बेहद खुश हूं। तभी एक छात्र को देखते हैं कि वह अपनी जगह खड़ा हो जाता है। खड़ा होने का अर्थ है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, या फिर अन्य छात्रों की तरह मैं नहीं हूं। आज जिन लोगों ने जो काम किया है उसमें मैं नहीं हूं। उनके अंदर एक गजब भाव आता है और वे कहते हैं, अरे प्रफुल्ल, तुम खड़े क्यों हो? वह कहता है बहुत ही डरे और दुखी होकर, जी मैंने निबंध नहीं लिखा। अभी देखिए, शिक्षक के अंदर जो एक भाव आ रहा था प्रसन्नता का, घोर प्रसन्नता का, वो लगभग इस छात्र ने ढा दिया था और वे लगभग चिढ़ जाते हैं। वे कहते हैं, क्यों नहीं लिखा तुमने निबंध? वह कहता है, जी समय नहीं मिला। समय नहीं मिला? क्या कर रहे थे तुम घर पर जाकर? बच्चों, यह कहानी का अधूरा भाग है। अब ये देखिए, यह कहानी जो आपने सुनी, वो आपको लग रहा होगा कि अभी पूरी ये कहानी नहीं हुई है, क्योंकि उसने अपनी वजह नहीं बताई, और फिर वजह में जो बताएगा वह है ना, उसके बाद उस शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होगी, और फिर इस कहानी में लेखक ने क्या कहना चाहा है, यही आप पर छोड़ा जाता है। ठीक है, विश्वास है आप इस पर है ना जरूर ध्यान देंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, इस कहानी को, अधूरी कहानी को पूर्ण करेंगे। तत्काल में मैं इस कहानी को इस प्रकार से अपनी कल्पना और संवेदना के आधार पर पूरा कर रहा हूं। तो अधूरी कहानी क्या थी बच्चों? कि वह शिक्षक जो है खींच जाते हैं, क्यों नहीं लिखा तुमने कहानी, ये निबंध? वो क्या बोलता है कि जी समय नहीं मिला। अब मेरी कल्पना देखिए, ठीक है, हर की अलग अलग कल्पना होती है। अब वो कहता है कि हाँ कि जी समय नहीं मिला, और वो कहता है कि क्यों, क्या कर रहे थे तुम घर पर जाकर? कहानी पूरी हो रही है, अधूरी कहानी जो है वो पूरी हो रही है, वो शुरू हो गई है। कहानी का अगला भाग पूर्णता की ओर जा रही है। क्या कर रहे थे तुम घर पर जाकर? जी झूठ नहीं बोलता, दादाजी बहुत जोर से बीमार थे, वे दर्द से कड़ा रहे थे। कुछ देर मेरी माता और पिता उनके पास रहे, फिर वे अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शिक्षक बोलते हैं कि जब वे चले गए तब तू क्या कर रहा था? बोल तो। कहा कि
मैं उनके पास गया और उनके हाथ पांव दबाने लगा, खूब दबाया। जब तलवे रगड़ने लगा तब कहीं उन्हें नींद आ पाई होगी और उसके बाद तभी कहीं मैं सो पाया हूँगा। मास्टर खींच जाते हैं कि अरे जब उन्हें नींद आ गई और तुम्हें नींद आ गई तो फिर बीच में निबंध तुमने क्यों नहीं लिखा, समय नहीं मिला। कहा कि बहुत देर हो गई थी, आधी रात के बाद ही शायद मुझे नींद आई होगी और मुझे पता भी नहीं चला मास्टर साहब कि कब मुझे नींद आ गई। मुझे निबंध लिखने का तनिक मौका नहीं मिला। मैं सुबह उठा और नित्य क्रिया की और फिर मैं स्कूल आ गया। कहा कि तुमने गलत किया है। जब तुम्हारे माता पिता सो गए, तुम्हारे दादाजी भी सो गए थे, तो तुमने निबंध नहीं लिखा, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। कहा कि मैं दंड का भागी हूं तो मुझे दंड जरूर दें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना मेरा धर्म है। कल ही तो आपने बतलाया था कि मानव वह है जो मानव की सेवा करे। शिक्षा जो है वो जीवन में उतारने की वस्तु होती है और फिर मैंने आपकी बताई गई बातों का ही पालन किया, इसीलिए मैंने इस निबंध को कागज पर नहीं उतारा। मास्टर तो यह सुनकर हतप्रभ रह जाते हैं। आपाद मस्तक, सिर से लेकर पांव तक वे कांप जाते हैं और वे कहते हैं कि अरे इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। और वे वहीं से बाहें फैलाए उसकी ओर चल पड़ते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, अरे इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। अरे यही तो असली और सच्चा निबंध है। बच्चों, कहानी यहां समाप्त हो जाती है। अब इसमें आपने देखा होगा कि कहीं से भी टूट जैसी कोई चीज महसूस नहीं हुई है। तो इसको आप चाहें तो असली निबंध या सच्चा निबंध देकर, शीर्षक देकर आप इस अधूरी कहानी को पूर्ण कर सकते हैं और यह एक मुकम्मल रचना हो जाएगी। इसमें देखा गया कि शिक्षा को मास्टर साहब ने जो बतलाया था शिक्षा के बारे में, उस चीज को सिर्फ एक ही लड़का था जिस लड़के ने, है ना, लोगों की नजर में निबंध नहीं लिखा, लेकिन उसने तो वह निबंध लिख डाला जिस तरह का निबंध किसी ने नहीं लिखा था और कहानी अपने उद्देश्य में भी पूरी तरह से सफल हो जाती है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप किसी भी अधूरी कहानी को इस प्रकार पूरा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि पढ़ने वाला चमत्कृत अवश्य हो जाएगा और आपकी कहानी सराही जाएगी। पत्र पत्रिकाओं में भी ऐसे ऐसे स्तंभ आते हैं, अधूरी कहानी रहती है, जिन्हें अपनी कल्पना और संवेदना के आधार पर पूरा करना रहता है। तो अभी मैं, है ना, इस चीज को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले एपिसोड में मैं आपको जो तीसरी चीज है, संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कैसे हम कहानी लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, अभी मैंने जो बात बताई कि कैसे अधूरी कहानी को आप पूर्ण कर सकते हैं, बस करना क्या है, उधर अधूरी कहानी देखिए और उसको अपनी कल्पना और संवेदना के आधार पर पूरा कीजिए। और करना क्या है, एक छोटी सी और मैं कहानी सुना रहा हूँ जो बड़ी प्रसिद्ध है, हितोपदेश की कहानी है कि एक कबूतरों का झुंड जा रहा था और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है बहुत सारे दाने, है ना, वे लोग देखते हैं और कबूतर उतरना चाहते हैं, लेकिन उनमें उनका सरदार जो था, बूढ़ा कबूतर, वो रोक देता है। ये अधूरी कहानी हो गई। आप इसको ऐसे पूरा कर सकते हैं कि भाई क्यों रोका, लेकिन किसी ने माना नहीं, सारे कबूतर उतर गए, बूढ़ा कबूतर उतरा लेकिन वहां पर नहीं गया, वह दूर से ही रहा और उसके बाद सारे कबूतर शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए और वे फरफराने लगे जाल के बीच में। तब बूढ़ा कबूतर कहता है, घबराओ नहीं, तुमने मेरी बात तो नहीं मानी, लेकिन, है ना, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, सभी एक साथ जोर लगाओ, उड़ो। मेरा एक मित्र चूहा है, मैं उसके पास तुम लोग को ले चलता हूं और वो जाल काट देगा
और कबूतर ऐसा ही करते हैं। सारे कबूतर जोर लगाकर उड़ते हैं, जाल सहित उड़ जाते हैं। वह बूढ़ा कबूतर उन कबूतरों को अपने मित्र चूहे के पास ले जाता है और वह चूहा जाल काटता है, सारे कबूतर स्वतंत्र हो जाते हैं। यह प्रसिद्ध कहानी है जिसके अधूरे भाग को आप ऐसा पूरा कर सकते हैं। तो विश्वास है हमारा यह एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को यह जो तीसरी चीज है, संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, कैसे हम किसी संकेत या रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद दूं बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चों, तो आप सब तीसरे एपिसोड के लिए तो तैयार हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं जो आपके बीच कहानी के तीसरे एपिसोड को लाना चाहता हूं, ज़रूर तैयार होंगे। और कहने की आवश्यकता क्या है, मुझे लगता है आपका घर ही है भाई, है ना। तो आपने अपने पास विशेष चीज़ों को लिखने के लिए कॉपी कलम ज़रूर ले रखी होगी। तो पहले एपिसोड में मैंने बतलाया था दिलचस्प कहानी के आधार पर, जिसमें मैंने हार की जीत कहानी बताई थी कि कैसे आप उसको उन पात्रों वगैरह घटनाओं वगैरह को ध्यान में रखते हुए अपने शब्दों और भाषा में कैसे कहानी लिख सकते हैं। दूसरे एपिसोड में मैंने बतलाया था, है ना, अधूरी कहानी को पूर्ण करें, जिसमें मैंने दो छोटे छोटे जो है वो अधूरे जो हैं वो मैंने वाक्यांश दिए थे, अधूरी कहानी दी थी। पहली अधूरी कहानी थी वो शिक्षक वाली जो निबंध लिखने को कहा था, और दूसरी प्रसिद्ध कहानी हितोपदेश की है वो कबूतरों वाली कि कैसे उस बूढ़े कबूतर ने मना कर दिया था। तो चलिए अब हम अगले एपिसोड में यानी तीसरे एपिसोड में आपको संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कैसे हम कहानी लिख सकते हैं, यानी कैसे आप कहानी लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, आपके समक्ष कुछ रखना चाहता हूं। उसमें आपको कुछ शब्द दिए होंगे, ठीक है, मैं दिखला रहा हूं आपको। चलिए बच्चों, तीसरी चीज आप देखें, संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कैसे हम किसी कहानी को लिख सकते हैं। यह देखिए सब संकेत हैं। एक प्यासे कौवे का एक घड़े के पास पहुंचना, यह भी एक प्रसिद्ध कहानी है कौवे वाली। घड़े में पानी कम होना, डॉट 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 है, जिसको लोप निदेशक चिन्ह कहते हैं हिंदी में, लोप निदेशक चिन्ह। उस तक चोंच न पहुंचना, कंकड़ पड़े देखना, बगल अगल बुद्धि लगाना, कंकड़ डालते जाना, डॉट 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 है ही, पानी ऊपर होते जाना, प्यास बुझ जाना, उड़ जाना। यह आपको यहां पर संकेत दिए गए, जिसे हम शब्द संकेत भी कहते हैं, और फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, आप परीक्षा में भी आपको ऐसे प्रश्नों से गुजरना जरूर हुआ होगा। तो जो आपके बीच यह जो मैंने लिखा, एक प्यासे कौवे का एक घड़े के पास पहुंचना, घड़े में पानी कम होना, उस तक चोंच न पहुंचना, कंकड़ पड़े देखना, बुद्धि लगाना, कंकड़ डालते जाना, पानी ऊपर होते जाना, प्यास बुझ जाना और उड़ जाना। बस आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कलात्मक रूप से एक कहानी लिखनी है, लगे कि उसमें सरसता है। बच्चों, साहित्य की किसी भी विधा में सरसता का होना परम आवश्यक है। जब तक उसमें रस नहीं, आनंद नहीं आएगा, तब तक उसका पाठक आगे पढ़ने को तैयार नहीं होगा। तो इस कहानी को जो संकेतों या रूपरेखा के आधार पर है, ऐसे हम एक पूरी कहानी बना सकते हैं।
एक प्यासा कौवा था। वह पानी की खोज में दूर दूर तक उड़ता रहा। प्यास के मारे उसकी जान निकलने पर आती थी। अब उसे लगता था कि अब मैं क्या करूं, अब तो बस मैं पल दो पल का मेहमान हूं। लेकिन वह तब तक उड़ते रहा जब तक उसकी देह में जान थी। और थोड़ी दूर और उड़ने के बाद, शक्ति तो पहले से बहुत कम गई है, प्यास के मारे तो वो बेहाल है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद दूर एक खड़ा दिखाई पड़ता है। उसकी आंखें चमक जाती हैं। घोर प्रसन्नता होती है कि अरे अब मेरी जान बच जाएगी। क्यों? क्योंकि घड़ा में पानी ही रहता है। और वो सीधे उड़कर वहां तक जाता है। लेकिन लीजिए, यहां भी निराशा हाथ लगती है। झांकता है घड़े के मुंह से तो देखता है कि अरे पानी तो इतना नीचे है कि वहां तक मेरी चोंच नहीं जा सकती है। अब देखिए, अब कहिएगा कि उसमें जो है वो घुस गया तो घुस तो जाएगा, प्यास भी बुझ जाएगी, लेकिन उड़ेगा कैसे? उड़ने के लिए उसे पंख फैलाने पड़ते हैं। तो अब वह सोच रहा है कि पानी रहते, पानी बीच मीन प्यासी वाली बात मेरी हो गई। पानी रहते मैं पानी का उपयोग नहीं कर पाऊंगा और आज मेरी जान एकदम चली जाएगी। लेकिन फिर भी वह चुप नहीं बैठता है। वह सोचता है कि तब तक मैं उड़ता रहा था, तब तक जब तक कि मुझे यह घड़ा नहीं दिख गया, और फिर अभी मेरे शरीर में प्राण बाकी हैं, तो अभी भी मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूं। बगल अगल देखता है, अरे ये तो बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं। हाँ, इन कंकरों को अगर मैं चोंच में उठाकर घड़े में डालता जाऊं तो एकदम एक बार ऐसी स्थिति होगी कि पानी ऊपर आ जाएगा कंकड़ के दबाव से, और फिर वहां तक मेरी चोंच पहुंच जाएगी, मैं पानी पी लूंगा। और वह इस बुद्धि में सफल होता है। वह एक एक करके, जंगल में तो न जाने कितने कंकड़ पत्थर रहते हैं, एक एक करके अपनी चोंच में कंकड़ उठाते जाता है और फिर घड़े के मुंह पर चढ़कर उसमें डालते जाता है। और एक बार ऐसी स्थिति बनती है कि पानी उस सतह तक आ जाता है जहां तक कि उसकी चोंच पहुंच सकती थी, और वह खूब गटगटागट पानी पीता है, मन भर पानी पीता है, जी भर पानी पीता है, और उसमें एक जान आ जाती है। उसके टूटते हुए छूटते हुए प्राण वापस लौट आते हैं और वह खुशी पूर्वक आकाश की ओर उड़ पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो शब्द संकेत थे उसके आधार पर, या ये जो रूपरेखा थी उसके आधार पर मैंने इसको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में किस प्रकार से पूरा किया। तो जो आप ऐसा लिखें कि लगे कि यह कहानी है। अगर आप इसको निबंध के रूप में लिखेंगे, निबंध की भाषा के रूप में लिखेंगे, तो फिर निबंध अपनी शुष्कता की वजह से, है ना, उतनी पाठकीयता यानी पढ़ने वाले लोगों की जो बात होती है वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आप रूपरेखाओं के आधार पर, शब्द संकेतों के आधार पर जो कहानी लेखन होता है उसे आप इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको अगले एपिसोड में जो अंतिम भाग है, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, और यह भी आपको परीक्षा में आता है, मैं मूल रूप से उन्हीं बातों का विशेष ध्यान रख रहा हूं जिसमें आपकी पढ़ाई के प्रश्न भी जो हैं, है ना, उनके उत्तर आप दे सकें, साथ ही साथ आप एक अच्छी कहानी भी लिख सकें। तो चलिए, अभी तक के लिए मैं, है ना, शुभ विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच चित्रों के आधार पर
कैसे हम कहानी लिख सकते हैं, उन सारी बातों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। शुभ विदा। चलिए बच्चों, वादा जो किया था वो निभाना पड़ेगा। मैंने वादा किया था और फिर मैं निभाने आ गया हूँ। किस चीज़ का वादा भाई? हाँ, समझ रहा हूँ आप कविता लेखन की ही बात कर रहे हैं, मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए, चौथा जो एपिसोड है हमारा, और चौथा है ना स्टेप, वह आपको चित्रों के आधार पर है। तो मैं आपके बीच 2 चित्र रख रहा हूं। यह देखिए, चित्र संख्या 1 और ये चित्र संख्या 2। 2 चित्र हैं और फिर इन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है, और जिस भी स्थिति में जो पात्र इसका है, ठीक है, जो आदमी इन चित्रों का है, बस जिस रूप में है उसी रूप में को आपको ध्यान में रखते हुए कहानी लिखनी है। अब ये देखिए, मैं चित्र संख्या 1 पर जा रहा हूं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे, तो इसे आप पाएंगे कि यह जो है वह जानवर है और यह लोमड़ी है। ठीक है, लोमड़ी बड़ी चतुर होती है भाई। तो बच्चों, मैं पहले चित्र संख्या 1 पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। आप पहले चित्र को देखें। इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जानवर है जिसे हम लोमड़ी कहते हैं। बहुत ही लालची जानवर है भाई ये लोमड़ी। अंगूर वाली कहानी आपने सुनी होगी। ये देखिए, इसने ऊपर मुंह किया हुआ है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो है ना लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक ऐसा जंतु है जो एक जानवर है जो खतरनाक स्थिति में है, और यह सुअर है, जंगली सुअर, बड़ा खतरनाक होता है। अब चित्र संख्या 2 पर हम चलते हैं। चित्र संख्या 2 में हम इन्हीं लोगों को देखेंगे। यह देखिए, यह लोमड़ी है, लेकिन पहले वाली स्थिति इसकी नहीं है। यहां पर देखिए, इसने मुंह ऊपर किया हुआ है कि हमको कुछ चाहिए, और यहां पर इसने थोथना लटका लिया। इसकी स्थिति जो है बिगड़ गई। इसके मुंह से कुछ निकल भी रहा है, जो बाद में है ना हम लोग तय करेंगे कि गाद निकल रहा है या फिर खून निकल रहा है या फिर क्या निकल रहा है। फिर इसको देखें, इस सुअर की, इसकी स्थिति पहले वाले चित्र में दूसरी थी और इस वाले चित्र में इसकी स्थिति दूसरी है। ठीक है, अब यहां देखें, यह बिल्कुल उसी प्रकार से है। जो यह व्यक्ति पहले चित्र में था, उसी प्रकार की स्थिति में यह व्यक्ति दूसरे चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, अब इन पात्रों को लेकर जिस भी ये पोज में है, जिस भी ये स्थिति परिस्थिति में है ना, इन चीजों को हम ध्यान में रखकर अपनी कल्पना से, अपनी सोच से हम इस पर एक कहानी लिखते हैं। हालांकि यह भी एक प्रसिद्ध कहानी पर है ना ये चित्र बनाए गए हैं। मैंने इसीलिए है ना इन चित्रों को रखा है ताकि आप प्रारंभ में जिन्होंने आज तक कोई कहानी नहीं लिखी हो, वे आसानी से इसके आधार पर भी कहानी लिख सकते हैं। चलिए, लोमड़ी है। यह इस व्यक्ति को हम क्या रखेंगे भाई? ये जंगल में है, तो जंगल में ये लोमड़ी और सुअर के बीच ये कौन होगा? व्याधा होगा, शिकारी, शिकार करने वाला, मांस खाने वाला। शिकारों को मारता है और वो मांस खाता है, व्यापार भी करता है। अब फिर दूसरे चित्र में आते हैं।
तो यह लोमड़ी जो है वो विकट स्थिति में है। पहले वाली स्थिति जैसी थी वह स्थिति इसकी नहीं है। और यह भी जो आक्रामक रूप में था, देख रहे हैं, इसके अगर हम इस बिंदु पर, इस अंग पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये आक्रामक स्थिति में है और यह इसने इसी पर आक्रमण किया है। और उसके बाद यहां पर इसकी स्थिति गंभीर हो जाती है। अब यह मरणासन या मर गया है। यह तो शुरू से उसी दशा में है और फिर यह लोमड़ी भी अपने पुराने रूप को छोड़कर नए रूप में आ गई है। अब इसको हम कैसे कहानी बनाएंगे। एक व्याधा था, शिकारी। एक व्याधा था, वह शिकार की खोज में आज भी जंगल में निकला है। अरे उसे तो शिकार मिल गया, एक मोटा ताजा तगड़ा सूअर है। मारो बाण, मारो मारो, बस ते धनुष पर उसने बाण चढ़ाया और दे मारा तड़ाक, या सड़ाक, जो भी आवाज होती होगी भाई। अब इसने, है ना, इस व्याधे ने सूअर पर तीर चला दिया और उसके बाद यह देख रहे हैं तीर चलाते हुए तो नहीं है। अब ऐसा किया जाए तो फिर हजारों चित्र बन जाएंगे। ठीक है, आपको तो आगे पीछे जाना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो इस व्याधे ने जो सूअर पर तीर चलाया तो यह भी गुस्से में आ गया। तीर खाकर यह भी जो है वो गुस्से में आता है और यह हमला कर देता है। किस पर? गीदड़ की तो भी चर्चा ही नहीं आई है। यह हमला करता है शिकारी पर और हमला करने के बाद शिकारी क्या सो रहा है, आराम कर रहा है, समझ सकते हैं, मारा जाता है। तो ये प्रथम चित्र का यह व्यक्ति जो है शिकारी हम रखेंगे, जिसको हम मरे हुए रूप में मैंने दिखाया है। और उसके बाद देखिए यह तब जाकर पहुंचती है लोमड़ी। अब लोमड़ी पहुंचती है तो क्या देखती है भाई कि एक आदमी शिकारी है, वो मरा पड़ा है। अब भाई यह क्या है भाई, यह भी घायल है और लगता है कि अभी न कभी यह भी सुअर मर जाएगा। तो मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल तीर खाया हुआ है। इसने तीर खाया हुआ है और एकदम बहुत ही इसकी स्थिति जो है वो विकराल हो गई है और इसने अभी अभी इसकी हत्या की है। पूरा जो है शिकारी खून से लथपथ है, अभी इसने इसकी हत्या की है। और फिर यह थोड़ा मैं इंतजार कर लेती हूँ। उसके बाद अब दूसरे चित्र पर आते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है यह दूसरे रूप में है, यानी क्या कल्पना करेंगे, मर गया, सुअर मर गया। कैसे मरा? अरे भाई शिकारी ने जब इस पर तीर मारा तो इसने आक्रमण कर दिया, तो इधर शिकारी मारा गया और उधर सुअर मारा गया। तो यहां दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि सुअर भी मरे रूप में है, यह तो मरा था ही। अब देखिए, अब इसकी आंखें चमक जाती हैं। अब यह अत्यंत प्रसन्न होती है कि अरे यहां तो भाई है ना, दो दो लोगों का मांस है, मैं इतना मांस खाऊंगी कि मत पूछिए। लगता है कि पूरा महीना जो मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बहुत खूब मांस खाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखिए, अब ये मांस नहीं खा रही है, क्योंकि मांस खाती तो मुंह ऊपर क्यों रहता, या ऐसे रहता, ऐसे ऐसे। हम खाते हैं तो ऐसे ऐसे तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यह जो है मुंह से इसका कुछ गिर रहा है, मैं समझ रहा हूं। आपने बिल्कुल, आपके अंदर उतावलापन होगा कि है ना, किसके मुंह से खून निकल रहा है। तो क्या किया भाई, तो इसने अब मांस को खाने के लिए सोचा, पहले मैं क्या खाऊं,
पहले मैं क्या खाऊं भाई, शिकारी का कि सुअर का? रुको 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 रुको, है ना। लालची लोग बहुत भाई ये होते हैं, छोटे दिल के होते हैं, है ना। बिल्कुल चाहते हैं कि सब कुछ आ जाए, थोड़ा थोड़ा खर्च हो। तो यह क्या करती है, इसके शरीर में जो तीर लगा हुआ था उसको निकालती है, और वो पाती है कि अरे उसके अग्रभाग पर मांस का टुकड़ा है, तो क्यों ना पहले मैं इसी को चखूं, ये चीज सुरक्षित रहेगी, इसको तो तीर निकाल कर मैं फेंक दूंगी, तो यही मैं खा लेती हूँ। और उसने उस मांस को खाया, और उसका अगला भाग जो लोहे का रहता है वही ना घुसता है ना, शरीर में, है ना, वही जो है वो जख्म करता है, और बस सीधे उसका अगला भाग उस तीर का उसके गले में जाता है, और लोमड़ी भी वहीं, राम नाम सत्य है। लीजिए, लोमड़ी भी मारी गई। क्या आपको लगता है कि आगे कहानी बढ़ सकती है? नहीं, यह कहानी यहीं समाप्त हो गई। तो बच्चों, इस कहानी को हम ऐसे पूरा कर सकते हैं। एक शिकारी शिकार की खोज में निकला, उसे एक सुअर पड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, आज मुझे मेरा भाग्य बहुत अच्छा है जो तुरंत शिकार मिल गया, और उसने उस पर तीर चला दिया। लेकिन सुअर जो था तुरंत मरा नहीं, और आक्रामक हो गया, और आक्रामक होने के बाद उसने उस पर हमला कर दिया। सुअर तो मर ही गया, उसके हमले से शिकारी भी मारा गया। इधर एक लोमड़ी कुछ देर से वह दृश्य देख रही थी। उसके बाद वो क्या करती है कि सीधे वो शिकारी के पास पहुंचती है। जब ये दोनों प्राणी मर जाते हैं तो सीधे वो लोमड़ी के पास, लोमड़ी जो है वो शिकारी और सुअर के पास पहुंचती है, और वो उसके अंदर, है ना, इतना लालच पैदा होता है कि सबसे पहले वो सोचती है कि इसके तीर में, जो इसके शरीर में तीर लगा हुआ है, उसमें जो मांस लगा हुआ उसी को मैं खाऊं। और वो खाती है, और उसके अग्रभाग पर लगे हुए मांस को, और गले में वह चीज गड़ जाती है, और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस प्रकार से लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका शीर्षक हम लालच का फल या परिणाम देते हुए इन दोनों चित्रों के आधार पर ऐसे कहानी पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि चित्रों के आधार पर आप कैसे कहानी लिख सकते हैं। जरूर आपके अंदर उतावलापन हो रहा है, ठीक है, और आपने विद्यालय की परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न जरूर हल किए होंगे, ठीक है। तो आप इस पर भी अपना गृह कार्य करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उस पर आप प्रतिक्रिया या अपनी रचनाएं भेज सकते हैं, और उन पर हम लोग बखूबी ध्यान देंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, कैसा लगा मैंने जो कहानी लेखन के बारे में बतलाया? 4 स्टेप मैंने आप लोगों को बतलाए हैं, याद है ना? याद है ना? हाँ, ठीक है, मैं दोहरा देता हूँ। पहला स्टेप क्या था? किसी दिलचस्प कहानी के आधार पर कहानी लिखना। जो मैंने हार की जीत कहानी सुनाई थी, किसकी थी? सुदर्शन की। बहुत अच्छे लेखक, बड़ी प्रसिद्ध कहानी। उस कहानी को आपको मैंने सुनाया था, और फिर कहा था कि इसको आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, उन स्थिति परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहानी लिख सकते हैं। ये प्रारंभ की बात। फिर दूसरे स्टेप में मैंने बतलाया था कि शब्द संकेतों, है ना, नहीं, अधूरी कहानी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। जिसमें याद है ना, वो शिक्षक वाली कहानी बताई थी, और वो मास्टर साहब थे जो मानव और मानव का अध्ययन विषय पर बतलाया और निबंध लिखने की बात कही। याद तो है ही। तो दूसरे स्टेप में यह था, अधूरी कहानी को पूर्ण करें। तीसरा स्टेप, सही कह रहे हैं। तीसरा स्टेप था, है ना, वो शब्द संकेतों या रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखें, ठीक है। वो क्या था भाई? क्या था? मैं भुला गया। क्या आपको याद है? क्या याद है? क्या याद है? वो प्यासे कौवा, एकदम सही। प्यासा कौवा था और कैसे उसने प्यास बुझाई। फिर चौथा स्टेप में अभी जो अंतिम
एपिसोड था, उसमें मैंने क्या बताया, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, जिसमें लालच का फल रखते हुए कैसे उन दो जो चित्र थे, है ना, लोमड़ी, सुअर और वो व्याधा वाले चित्र, और नीचे भी वही लोग थे, और उनके उन 2 चित्रों के आधार पर हम कैसे कहानी लिख सकते थे। तो चलिए अब मैं बात को समाप्त कर रहा हूँ। कुछ शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कलात्मकता के द्वारा जीवन में घटी या किसी भी चीज़ पर कोई कहानी लिखें, उसमें पात्र वगैरह देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पात्रों के नाम वगैरह वैसे हों जो उस समय के हों, आज के हैं कि पुराने काल के हैं, राजा है कि अमीर है कि गरीब है, वो चरवाहा है कि घसेड़ा है कि किसान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, यह थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, प्रारंभ ऐसा हो कि पढ़ने वाला जो है ना, आगे उसकी रुचि जागे, अरे क्या कहा है। और संवाद, जिसे डायलॉग कहते हैं, है ना, डायलॉग से अगर आप शुरू करते हैं, कहानी को एकदम डायलॉग संवाद जो है वो जिंदा कर देते हैं, है ना। और उसमें डायलॉग संवाद आप वैसा ही डालेंगे जो जैसा पात्र रहेगा। जैसे एक घसेड़ा है तो उसकी भाषा उसी तरह से शुद्ध हिंदी की नहीं रहेगी। एक शिक्षक है, एक विद्वान है ना, उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ रहेगी। एक राजा है, उसकी भाषा अलग रहेगी। तो इस प्रकार से उन पात्रों की भाषाओं को ऐसा ध्यान में रखेंगे। और एक उद्देश्य तो अवश्य ही होना चाहिए। साहित्य, हर साहित्य क्या, हर जीवन के हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है। और शीर्षक आपको जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में ही डाल दें, जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि हाँ इस कहानी का ये नाम होना चाहिए, डाल दीजिए। यह नहीं कि पहले नाम डाल दिया और उसके बाद कहानी शुरू की। नहीं, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ ही कई बार ऐसा हुआ है, या कई लेखकों के साथ ऐसा होता है। तो शीर्षक आपको जब सूझे, और कोई यह भी जरूरी नहीं है कि एक बैठक में लिख लें, इसके लिए आप कई बैठकें ले सकते हैं। आपका मन उब गया, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हृदय की चीज़ है। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छा कहानी लेखन कर सकते हैं। तो चलिए, शुभ विदा। अलविदा तो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन अमल जरूर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। हम उन रचनाओं पर जरूर ध्यान देंगे, ऐसा हमारा वादा है। तो अभी मैं शुभ विदा लूं। शुभ विदा। धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।